हम हमारी लास्ट क्लास में मानव परिसंचरण तंत्र के तीसरे घटक हृदय को प्रारंभ कर चुके थे, जहां मैं आपको उसकी संरचना, उसके कार्य का सचित्र वर्णन कर चुकी थी। आज हम उसी के आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज का पहला टॉपिक है दोहरा रुधिर परिसंचरण। जब मैंने उसका चित्र बताया था आपको हृदय का, तो थोड़ा सा मैंने बता दिया था कि रुधिर कहाँ से कहाँ तक जाता है और कैसे उसका शुद्धिकरण होता है। तो मानव हृदय से रुधिर 2 बार होकर गुजरता है, इसीलिए इसको कहते हैं दोहरा रुधिर परिसंचरण। तो वही लिखा है यहाँ, मनुष्य में परिसंचरण के दौरान हृदय में रुधिर 2 बार आता है, इसे ही दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। एक बार अशुद्ध यानी अनऑक्सीकृत और एक बार शुद्ध यानी ऑक्सीकृत। अब इसके कितने चरण हैं, हम कितने चरण में इसको समझेंगे? 2 चरण, पल्मोनरी परिसंचरण और देहिक परिसंचरण या फिर सिस्टेमिक परिसंचरण, एक ही बात है। आप चित्र देखिए, ये मैं बाद में बताती हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप इसे एक बार समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जैसा कि मैं बता चुकी थी, हृदय में ऊपर के 2 कोष्ठ क्या है? आलिंद, ये दायां आलिंद और ये बायां आलिंद, और नीचे के कोष्ठ क्या कहलाते हैं? निलय, ये दायां निलय और ये बायां निलय। ध्यान से सुनिएगा, सारी कोशिकाओं का अशुद्ध रक्त महाशिरा लेकर सबसे पहले किसके पास गई? दायां आलिंद के पास। शिरा कौन सी? महाशिरा कहाँ लेके गई? दायां आलिंद। अब हमारा अशुद्ध रक्त यानी अनऑक्सीकृत जो हमारा रुधिर है वो दायां आलिंद से कहाँ जाएगा? दायां निलय, इसके संकुचन से। और बीच में यहाँ पे क्या होता है? हमारा त्रिदलीय कपाट होता है। अब दायां निलय से पल्मोनरी धमनी द्वारा सारा रुधिर शुद्धिकरण के लिए कहा जाएगा? हमारे फेफड़े के पास। इसीलिए कहा था कि धमनी ऑक्सीकृत रुधिर लेके चलती है, केवल पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। ये नीला जो मैंने दिखाया आपको बता रहा है अनऑक्सीकृत, यानी दाएं भाग, पूरा दायां भाग कैसे रुधिर से डील कर रहा है? आपका अनऑक्सीकृत रुधिर से। अब हमारे फेफड़ों ने रुधिर का क्या कर दिया? शुद्धिकरण कर दिया। अब पल्मोनरी शिरा फेफड़े से शुद्ध रक्त को कहाँ ले आएगी? बायां आलिंद। इसलिए अब शुद्ध हो गया, तो ये मैंने रेड से दिखाया है। और बाएं आलिंद से द्विबलीय कपाट से होते हुए हमारा शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? बायां निलय। अब बायां निलय हमारा शुद्ध रक्त सारे शरीर की कोशिकाओं को भेज देगा, किसकी सहायता से? महाधमनी, जिसका नाम है अयोध्या। ध्यान से समझ आ गया? शिरा, महाशिरा लेके गई सबसे पहले यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर पल्मोनरी धमनी लेके गई फेफड़ों के पास शुद्धिकरण के लिए, फिर पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त लेके बाएं आलिंद में आया, बाएं आलिंद से कहाँ गया? बाएं निलय, और बाएं निलय ने पूरे शरीर में शुद्ध रक्त भेज दिया। इसके 2 चरण होते हैं, पल्मोनरी परिसंचरण और देहिक परिसंचरण। पल्मोनरी, पल्मो वर्ड हमारा होता है फेफड़े, लंग्स के लिए। तो जहां जहां फेफड़े आ रहा है वो हमारा कौन सा परिसंचरण का चरण हो गया? पल्मोनरी। तो फेफड़ों का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ? एक तो दायां निलय से जब हमारा रक्त शुद्धिकरण के लिए यहाँ गया, और जब शुद्ध करके रक्त हमारा फेफड़े ने यहाँ भेज दिया, तो ये वाला हिस्सा हमारा किसके अंडर आएगा? पल्मोनरी परिसंचरण। तो वही लिखा है, इस चरण में दाएं निलय के संकुचन पर अनऑक्सीकृत रुधिर पल्मोनरी धमनी द्वारा या पल्मोनरी धमनी की सहायता से शुद्धिकरण के लिए पहुंच जाता है, और फिर शुद्ध रुधिर पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आ जाता है। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पल्मोनरी जहां फेफड़े आ रहे हैं वहीं पे ये वाला परिसंचरण है। देहिक बचा हुआ कौन सा? ये वाला और ये। तो इसमें क्या कि सारा अशुद्ध रक्त कहाँ चला गया? दायां आलिंद, और सारा शुद्ध रक्त बायां निलय से कहाँ चला गया? महाधमनी से होता हुआ शरीर में। इस चरण में बाएं निलय के संकुचन से शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, और शरीर का सारा अशुद्ध रुधिर एकत्र होकर महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचता है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। यहाँ से 2 चरण है, पल्मोनरी और देहिक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दायां हमारा अनऑक्सीकृत रुधिर से डील करता है, और जो बायां है वो हमारा ऑक्सीकृत रुधिर से। अब क्वेश्चन आता है, आपकी बुक का है कि इसका महत्व क्या है?
दोहरे रक्त परिसंचरण में। आप इसमें देख रहे हैं कहीं भी ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रुधिर का कहीं भी मिश्रण नहीं है, अलग अलग सेपरेट उसका पार्ट है और वो अलग अलग उससे डील कर रहा है। इसीलिए इससे जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारी ऊर्जा की पूर्ति होती है, वो काफी दक्षता पूर्ण होती है। और अगर ऐसा मिश्रण हो जाता है तो हमें उतनी ऊर्जा नहीं मिलती। स्तनधारी और जो पक्षी होते हैं, हमारे शरीर का तापमान भी पर्यावरण पर निर्भर नहीं करता, ये हमें स्वयं मतलब हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि हम कौन है, वार्म ब्लडेड है। आपने लास्ट 9th में बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा होगा। और इनकी अपेक्षा अगर हम बात करें मछली की और उभयचर की, तो वो इस ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रुधिर के मिश्रित होने को कुछ हद तक क्या कर सकती हैं, सहन कर सकती हैं, क्योंकि वो अपने शरीर के ताप के लिए किस पे निर्भर करती हैं, वातावरण पे, पर्यावरण पर। तो पहले इसका महत्व पढ़ लेते हैं। इस परिसंचरण में कभी भी अशुद्ध यानी अनऑक्सीकृत व शुद्ध ऑक्सीकृत रुधिर आपस में मिश्रित नहीं होता, जिससे परिसंचरण प्रभावशाली रहता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। मनुष्य को अपने शरीर के ताप को नियंत्रित रखने के लिए अधिक ऊर्जा मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति दोहरे रुधिर परिसंचरण से होती रहती है। और ये किसमें पाया जाता है, स्तनधारी और पक्षियों में। वही इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रुधिर अलग अलग करना आवश्यक है, क्योंकि इनके शरीर का ताप सदैव एक सा बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो दोहरे रक्त परिसंचरण से पूरी होती है। यहाँ आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कवर हो गया। और दूसरा एक पॉइंट, मछली जिनमें कितने कोष्ठ का हृदय होता है, 2 कोष्ठ है, एक आलिंद एक निलय। उभयचर जल में रहने वाले जैसे मेढक 3 कोष्ठी है, 2 आलिंद एक निलय। और सरीसृप 3 कोष्ठी है, केवल क्रोकोडाइल को छोड़कर। और में शुद्ध व अशुद्ध रुधिर कुछ सीमा तक मिल जाता है, जिसे ये जंतु सहन कर लेते हैं, क्योंकि इनमें शरीर का तापमान पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ दोहरे रक्त परिसंचरण का महत्व और ज्यादा क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हृदय स्पंदन, हार्ट बीट। रुधिर को पंप करने के लिए हृदय हर पल सिकुड़ता, जैसे प्रकुंचन तथा शिथिल अनुशिथिलन होता रहता है। रुधिर को पंप करने के लिए, क्योंकि हृदय का यही काम है ना कि रुधिर को पंप करता है, तो उसको जब वो पंप करता है तो हमारे हृदय में 2 गतियां होती हैं, एक होता है प्रकुंचन और एक होता है अनुशिथिलन। प्रकुंचन यानी सिकुड़ना और अनुशिथिलन यानी एक तरीके से फूलना, फैल जाना। क्रमिक संकुचनों से एक हृदय स्पंदन बनता है। मतलब जब हमारे आलिंद कैसे होंगे, हमारे सिकुड़ेंगे, तो नीचे निलय क्या हो जाएंगे, हमारे फूल जाएंगे। उनमें कौन सी क्रिया होगी, अनुशिथिलन। जब हमारा आलिंदों में हमारा प्रकुंचन होगा तो क्या होगा, वो हमारे सिकुड़ जाएंगे और नीचे के निलय फैल जाएंगे। और स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में हृदय स्पंदन की दर क्या होती है, 72 से 75 टाइम्स। यानी कि एक हार्ट बीट में कितना टाइम लग रहा है, 0.8 सेकेंड्स, लगभग 0.8 सेकेंड्स। और 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़क रहा है दिल स्वस्थ मनुष्य का, 72 से 75 टाइम्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी का एक छोटा सा, रुधिर दाब। हृदय झटके से धमनियों में रुधिर को एकदम से फेंकता है, जिस कारण धमनियों पर एक दबाव सा पड़ता है। वही दबाव हमारा क्या कहलाता है, रुधिर दाब। अक्सर जब घर में कोई हमारा रुधिर दाब प्रेशर, ब्लड प्रेशर जब मेजर करवाने जाता है तो 120/80 निकलता है। अब वो 120/80 है क्या, वो हम यहाँ समझते हैं। 120 और 80 दोनों में अंतर क्या है। हृदय झटके के साथ रुधिर को धमनियों में फेंकता है। जिस दबाव के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे रुधिर दाब कहते हैं। रुधिर दाब क्या है, एक तरीके से फॉर्मूला, प्रकुंचन दाब और नीचे क्या आएगा, अनुशिथिलन दाब। ये हृदय की कौन सी अवस्था को दर्शा रहा है, प्रकुंचन दाब। इस समय हमारा जो रुधिर है वो काफी तेज गति से
बह रहा है, मतलब उसमें ज्यादा दबाव डाल रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 120 mmHg यानी पारा। और अनुशीतलन, इसकी वैल्यू क्या है 80 mmHg, और ये हृदय की कौन सी अवस्था को दर्शा रहा है आपके अनुशीतलन, ये अपर लिमिट है और ये इसकी लोअर लिमिट है। और रुधिर दाब को जिस यंत्र से मापा जाता है डॉक्टर्स के पास, जो वो यंत्र होता है उसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये कई बार बहुविकल्पीय में आपके आ चुका है। तो ये छोटे छोटे 2 टॉपिक भी यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको हृदय का चित्र बनाने सिखाने जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट लगता है आपको और कई बार पर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जिसको दोहरा रक्त परिसंचरण समझ आ गया होगा वो इस चित्र को काफी आसानी से बना पाएगा। चलिए देखते हैं। ये आपके सामने ब्लैंक व्हाइट बोर्ड है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, निलय बनाएंगे। हमने क्या बना लिया, सबसे पहले एक तरीके से निलय, कुछ इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर क्या बनाएंगे, हमारे आलेन, वो हमने कुछ इस तरीके से बना लिया। ये हमारा क्या हो गया, दाया आलिंद। ये हमारा क्या हो गया, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आपको पूरा पूरा नाम लिखना होगा, बाया आलिंद। ये हमारा क्या हो जाएगा, दाया निलय, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बाया निलय। अब आपको पता है ये क्या होगी हमारी, जो सारा अशुद्ध रक्त इसके अंदर लेके आ रही है, इसको थोड़ा डिवीजन दे देते हैं, तो ये हमारा क्या होगी, ये हमारी महाशिरा, क्योंकि हम जानते हैं महाशिरा ही सारा शुद्ध रक्त लेके किस में गई, दाया आलिंद। और यहाँ पे एक तरीके से क्या होता है हमारा त्रिबलीय कपाट, और ये थोड़ी सी हम हार्ट की, हृदय की मसल सिखा देते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, द्विबलीय कपाट। अब इसको थोड़ा मतलब इस तरीके से, अब हमारा रक्त कहाँ आ चुका है, दाएं आलिंद से दाएं निलय आएगा, और यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर फेफड़ों में जाएगा। कौन लेके जाता है, पल्मोनरी धमनी। तो यहाँ से हमने इस तरीके से पल्मोनरी धमनी को दिखा दिया। ये इसलिए दिखाया क्योंकि 2 फेफड़े हैं, तो 2 इस तरीके से ये पार्टीशन। अब वहां पर आ जाएगा, बाएं आलिंद में कौन लेकर आता है, पल्मोनरी शिरा, तो ये भी 2, तो ये आपकी क्या हो गई, एक तरीके से पल्मोनरी शिरा, मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब यहां से रुधिर कहाँ आ गया आपके, बाएं निलय में, और बाएं निलय से कहाँ चला जाएगा, महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में आपके ये दे दिया जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, महाधमनी। तो इसको अब आप थोड़ा, मतलब मैंने तो एकदम रफ सा बनाया है, थोड़ा आप जब पेंसिल को साध कर बनाएंगे तो काफी अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। और कलर पार्टीशन दे देंगे, क्योंकि ये आपका सारा अनऑक्सीकृत से डील करता है, और ये वाला बाया वाला भाग सारा ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीकृत रुधिर से डील करता है। इसको आप अपने ब्लू पेन से दिखा सकते हैं, और इसको आप रेड का यूज करके या कुछ भी यूज ना करके बस दिखा सकते हैं कि लिख दें, इस तरफ ऑक्सीजन युक्त नहीं है, अनऑक्सीकृत है, और इस तरफ ऑक्सीकृत। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कुछ नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस चाहिए और पता होना चाहिए कौन सी धमनी कहाँ जा रही है, कौन सी शिरा क्या लेके जा रही है। मानव परिसंचरण तंत्र का हमारा चौथा घटक कौन सा था, लसिका या लसिका तंत्र। तो आइए इसी के बारे में पढ़ते हैं हम। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त एक अन्य तरल परिसंचरण भी पाया जाता है, जिसे लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण यानी ये परिवहन कर रहा है, वही जो शरीर के लिए जरूरी भोज्य पदार्थ हैं, ऑक्सीजन गैस है उनका, और जो शरीर से निकालने योग्य पदार्थ हैं उनका। तो रुधिर के साथ साथ हमारे शरीर में ये कार्य और कौन कर रहा है, लसिका। जिस तरीके से हमारा एक तरीके से परिसंचरण तंत्र में हमने रुधिर पढ़ा था, हमने हृदय पढ़ा था, उसी तरीके से इस लसिका तंत्र के भी निम्न घटक हैं, ये इन अंगों से मिलकर बना है। सबसे पहले लसिका केशिकाएं, वहां पर क्या थी, रुधिर केशिकाएं। फिर क्या, लसिका वाहिनियां, वहां क्या थी, रुधिर वाहिनियां। लसिका गांठें और लिम्फ या लसिका, जो महीन एकदम धागे नुमा नलिकाएं होती हैं शरीर में, वो क्या है, हमारी लसिका केशिकाएं। और ये जब आपस में मिलकर इससे थोड़ी
मोटी जो नलिकाएं बनाती हैं वो हमारी क्या होती हैं, लसिका वाहिनियां। और इनके अंदर क्या बहता है, इनके अंदर हमारा लसिका बहता है, क्योंकि रुधिर वाहिनियों में क्या बह रहा था, रुधिर, तो लसिका वाहिनियों में क्या बह रहा है, लसिका। एक्चुअली लसिका होता क्या है, जो हमारे ऊतक होते हैं उनके मध्य और हमारी जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, इन दोनों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसके अंदर एक स्वच्छ रंगहीन तरल पाया जाता है। सरल शब्दों में यही हमारा लसिका है। लसिका गांठें, लसिका वाहिनियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गांठें पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं लसिका गांठें। इनका क्या कार्य होता है, एक तो इन पे लिम्फोसाइट कोशिका होती है जो प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं। प्रतिरक्षी क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, जो हमें हानिकारक जीवाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। और अंत में लसिका कहें या फिर लिम्फ, हमारा जो रुधिर प्लाज्मा है, रुधिर वाहिनियों से या रुधिर केशिकाएं जो बहुत महीन है उससे छन छन कर ऊतकों के बीच भर जाता है। तो यही है हमारा लिम्फ या लसिका। और इसके ये कार्य हैं, अभी हम पढ़ते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। लसिका केशिकाएं, लसिका केशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित नलिकाएं हैं। लसिका वाहिनियां, लसिका केशिकाएं परस्पर मिलकर लसिका वाहिनियों का निर्माण करती हैं। लसिका वाहिनियों में लसिका नाम का द्रव्य भरा होता है। ये लसिका और कुछ नहीं बल्कि रुधिर का जो प्लाज्मा वाला भाग था ये उसी का एक अंश है। लसिका गांठें, लसिका वाहिनियों की पूरी लंबाई में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गांठें पाई जाती हैं जिन्हें लसिका गांठें कहते हैं। ये गांठें प्रतिरक्षी का संश्लेषण करती हैं, मतलब निर्माण करती हैं, व साथ ही लसिका में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को नष्ट करती है। जैसे हानिकारक जीवाणु है उनका ये क्या कर लेती है, भक्षण कर लेती हैं। और अंत में क्या है हमारा लसिका। रुधिर प्लाज्मा रुधिर केशिकाओं की पतली दीवार से छनकर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। इस छने हुए द्रव को ही क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। और इसी द्रव से ऊतक क्या करते हैं, अपने जो उनकी जरूरत के आवश्यक पदार्थ हैं उनका क्या कर लेते हैं, उनको ले लेते हैं और खुद के जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो इसको दे देते हैं ताकि ये किसको दे दे, रुधिर को दे दे। लसिका के निम्न कार्य हैं। पहला, ये कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने में सहायता करता है, क्योंकि घर्षण को रोकेगा ये, तो क्या प्रदान कर रहा है, सुरक्षा अंदर के कोमल अंगों को। दूसरा, कोशिकाओं को पोषक तत्वों को पहुंचाने तथा आदान प्रदान के लिए माध्यम का कार्य करता है। परिवहन में ही मदद कर रहा है भोज्य पदार्थ, जो जरूरत की गैसें हैं, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज आदि का। और साथ ही साथ कोशिका ऊतकों से हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, उनको लेकर रुधिर तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे हमारा ये लसिका तंत्र फिनिश हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, तो वही देखते हैं। जैसा कि लसिका हमारे रुधिर प्लाज्मा का ही एक अंश है, तो रुधिर और लसिका का हम अंतर देख लेते हैं। रुधिर हमारा कैसे रंग का होता है, लाल रंग का, क्योंकि इसमें आरबीसी उपस्थित है। जबकि लसिका कैसा है हमारा, रंगहीन है, इसमें आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, अनुपस्थित। रुधिर में हमारे जो उत्सर्जी पदार्थ होती है उनकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है और लसिका में वही ज्यादा। यहाँ पे हमारे जो विलय प्रोटीन है वो अधिक होते हैं और अविलय कम, और यहाँ पर हमारे विलय प्रोटीन कम और अविलय प्रोटीन अधिक होते हैं। यहाँ हमारे डब्ल्यूबीसी की मात्रा अपेक्षाकृत इसके कम होती है और यहाँ पर लसिका में वो अपेक्षाकृत हमारी ज्यादा होती है। तो यही कुछ अंतर है, देख लेते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी उपस्थित और लाल रुधिर कणिकाएं यहाँ क्या है, अनुपस्थित। यहाँ उत्सर्जी पदार्थों तथा CO2 की मात्रा सामान्य, उत्सर्जी पदार्थों तथा CO2 की मात्रा अधिक, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक, और यहाँ पे ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ बहुत कम।
ये कैसा गहरे लाल रंग का होता है, ये रंगहीन तरल है। यहाँ श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC की संख्या कम और यहाँ पर श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक होती है। विलय प्रोटीन्स अधिक किंतु अविलय प्रोटीन्स कम। यहाँ विलय प्रोटीन्स कम और अविलय प्रोटीन्स अधिक। यहाँ पर हमारा परिसंचरण वाला जो जैव प्रक्रम था वो हमारा खत्म हो गया है, लेकिन उसके साथ में आपको एक दो पॉइंट बताना चाहूंगी जो मैंने लिखवाए नहीं है। सबसे पहली बात, हम अक्सर देखते हैं जब हमें चोट लगती है, खून निकलता है, थोड़ी देर बाद वो हमारा खून बहना बंद हो जाता है क्योंकि वहां पे क्या जम जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। तो क्या ये रुधिर का थक्का हमारे शरीर के अंदर नहीं जमता? तो पहली बात, रुधिर का थक्का हमारे अंदर इसलिए नहीं जमता क्योंकि हमारे अंदर क्या है, हिपैरिन, जो उसको जमने नहीं देता। प्रोटीन, हिपैरिन प्रोटीन याद करिए, यकृत के कार्य में मैंने आपको ये बताया था हिपैरिन के बारे में। ये एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर रुधिर को जमने नहीं देता। आपने देखा होगा जो लोग खून डोनेट करते हैं तो वो जो जिन पॉलीबैग्स में वो खून को लेते हैं वो थक्का न जम जाए उसमें, इसलिए पहले से उसमें कुछ रसायन डाल देते हैं जैसे कि सोडियम ऑक्सलेट और सोडियम सिट्रेट। तो एक बात यहाँ क्लियर हो गई कि रुधिर का थक्का हमारा उनमें नहीं जमता क्योंकि उनमें क्या पड़े होते हैं, कुछ रसायन पड़े होते हैं। एक हमने पढ़ा था एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन हमने पढ़ा था, दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। ए एंटीजन वालों का रुधिर वर्ग ए, बी वालों का बी, और जिनमें ए और बी दोनों एंटीजन है उनका रुधिर वर्ग ए बी, और जिनमें ए भी नहीं है बी भी नहीं है उनका रुधिर वर्ग ओ होता है। इसके अलावा लैंगस्टीन ने हमारा एक और एंटीजन को फाइंड किया था, उसको हम कहते हैं RH एंटीजन या RH फैक्टर। ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग 85% लोगों में होता है, इसीलिए उनको कहा जाता है RH पॉजिटिव, और जिनमें ये फैक्टर, ये एंटीजन नहीं होता उन्हें हम कहते हैं RH नेगेटिव। इसे उन्होंने रेहेसस मंकी पर हमारे खोजा था, डिस्कवर किया था।